नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी कफन। ये कहानी प्रेम निधि कथा संग्रह में संकलित है, तो आप ये ध्यान में रखें क्योंकि हम प्रेम निधि कथा संग्रह में संकलित कहानियाँ कर रहे हैं, जिसमें ये 17वीं कहानी है। 16 कहानी पहले करवा चुकी हूँ, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आइए पात्रों के माध्यम से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इस कहानी के उद्देश्य की बात करें तो ये एक निम्न परिवार का यथार्थ चित्रण है। निम्न परिवार है, निम्न वर्ग से जुड़ा हुआ परिवार है और उसके जीवन क्रम के यथार्थ घटना का चित्रण किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि पेट की भूख मनुष्य को किस प्रकार पशु से भी ज़्यादा नीच बना देती है, कि पेट की भूख किसी भी कार्य से, किसी भी दुख से कितनी बड़ी हो सकती है, यही दिखाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए पात्रों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, घीसू और माधव। यहाँ पर जो घीसू है ये पिता है और जो माधव है वो इसका पुत्र है। जो बुधिया है वो इसकी पत्नी है, किसकी? माधव की। तो इस यहाँ पर अगर कहानी को देखें तो जो घीसू और माधव है दोनों ही कामचोर है, आलसी है। घीसू एक दिन काम करता है और 3 दिन विश्राम। माधव भी आधा घंटा काम करता है और 1 घंटा भर चिलम पीता रहता है। गांव में काम करने वालों की कमी न थी, इसीलिए इन दोनों को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाता, क्योंकि दोनों ही कामचोर हैं। उनका काम था रात में कहीं न कहीं से लकड़ी तोड़ लाना, खेतों से गन्ने, आलू, मटर चुरा लाना और वे उसी से अपना पेट भरते थे। उनके पास घर के नाम पर एक झोंपड़ी थी और बाकी संपत्ति के नाम पर घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन थे। फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काट रहे थे। जब बिल्कुल फांके रह जाते तो कोई न कोई बहाना बनाकर मांग कर खाते थे, जिससे एक बार उधार ले लिया, दोबारा कभी वापस नहीं दिया। यदि कोई मारता पीटता तो उन्हें कोई गम नहीं था। कर्ज से लदे थे तो भी इन्हें कोई चिंता नहीं थी। अभिशाप से घिरकर भी तो आराम से रह रहे थे। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल भी ज़रूरत ना होती। घीसू के जीवन के 8 वर्ष निकल गए थे। घीसू के 9 संतान हुई थी, जिसमें से एक अकेला पुत्र माधव ही बचा था। अब माधव भी अपने पिता के कदमों पर चल रहा था, मानो अपने पिता का नाम रोशन कर रहा है। पिछले वर्ष की बात है, माधव की शादी हुई थी। उसकी पत्नी बहुत ही भोली भाली और मेहनती आई थी। उसने आकर उनके खानदान को थोड़ा व्यवस्थित कर दिया। और पत्नी का नाम क्या है? बुधिया। वह लोगों के घरों में काम करती, मजदूरी करके दोनों का पेट भरती। अब ये दोनों और भी ज़्यादा आरामप्रस्त हो गए थे। शादी के 1 साल बाद माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही थी और झोंपड़ी के बाहर दोनों घीसू और माधव दोनों बैठकर कहीं से चुरा कर लाए हुए आलूओं को भून रहे थे। सर्दी की ठंडी रात थी, सारा गांव सोया पड़ा था। झोंपड़ी के अंदर बुधिया प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी। वह इतनी पीड़ा से ग्रस्त थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाए, परंतु वे दोनों भुने हुए आलूओं को खाने में लगे हुए थे। दोनों में से कोई बुधिया के पास नहीं जाना चाहता था। उनको एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं था। घीसू ने माधव को बुधिया के पास जाने के लिए कहा। माधव को भय था, डर था कि अगर वो बुधिया को देखने झोंपड़ी में गया तो घीसू सारे आलू खा जाएगा। वे बुधिया के तड़प तड़प कर मरने से चिंतित नहीं थे। वे सोच रहे थे कि अगर बुधिया मर जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वह इन सब दुखों से मुक्ति पा जाएगी। आलू खाने के बाद दोनों ने पानी पिया और वहीं पर चादरें ओढ़कर सो गए। बुधिया के कर्राने और चिल्लाने की आवाज़ों को उन्होंने अनसुना कर दिया। बेचारी बुधिया रात भर तड़पती रही और आखिर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। सुबह उठकर देखा तो बुधिया मरी पड़ी थी। मुख पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। सारा शरीर लहू लुहान था, सारा शरीर लहू से सना हुआ था। दोनों ने बनावटी रोना प्रारंभ कर दिया। गाँव इकट्ठा हो गया। कोई मरी हुई बुधिया को देखता तो कोई उन्हें सांत्वना दे रहा था। अब उन्हें बुधिया के दाह संस्कार की लकड़ी और कफन की चिंता थी। तो घीसू और माधव दोनों रोते रोते जमींदार के पास पहुँचे। आंखों में दीनता के आंसू भरकर घीसू ने जमीन पर सिर रखकर कहा, सरकार, बड़ी ही विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई
रात भर हम उसकी सेवा करते रहे, दवा दारू जो भी हो सका सब कुछ किया, लेकिन वह हमें दगा दे गई। आपका गुलाम हूँ। उसकी सेवा करते रहे, दवा दारू जो भी हो सका सब कुछ किया। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी मिट्टी पार कौन लगाएगा? मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप ही ऐसा कर सकते हैं। ज़मींदार उनसे घृणा करता था, फिर भी उसने 2 रुपये फेंक दिए। ज़मींदार की देखा देखी बनी और महाजन ने भी पैसे दिए। कुल 5 रुपये जमा हो गए। कहीं से अनाज मिल गया और किसी ने लकड़ी दी। आज पहली बार 5 रुपये के मालिक थे वो दोनों। दोपहर को वे कफन खरीदने बाज़ार चले गए। बाज़ार जाकर सोचने लगे कि कोई हल्का सा कफन ले लें। लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, तब कफन पर किसका ध्यान जाएगा? उनके मन में विचार आया कि कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने के लिए एक चिथड़ा तक नहीं मिला, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन देखते देखते संयोग से वे एक मधुशाला यानी शराब खाने के पास पहुंच गए। उन्होंने शराब की एक बोतल खरीद ली। सामने की दुकान से पूड़ियाँ और चटनी भी खरीद ली। दोनों अपनी भूख को शांत करने लगे। बीच बीच में उन्हें कफन की चिंता भी हो रही थी। उन्होंने सोचा कि पड़ोसी कफन का तो प्रबंध कर ही देंगे। हाँ, अब की बार उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। आज बहुत दिनों बाद भर पेट खाना मिला था। अब दोनों निश्चिंत थे। भरपेट खाने के बाद माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उसकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। किसी को देने के गौरव, आनंद और उत्साह का अनुभव उन्हें जिंदगी में पहली बार हुआ था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। अंत में दोनों भोजन और नशे में मस्त होकर नाचने लगे, गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। और ऐसे गुनगुनाते गुनगुनाते वो वहीं पर खूब मटके, खूब कूदे, खूब उछले और वहीं पर बदमस्त होकर गिर पड़े। तो अगर इस कहानी पर विचार करें तो इसमें घीसू और माधव की दीनता, बेफकरी और निमनता का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि उनका चरित्र कैसा है। वो कितने आलस्य से भरे हुए हैं, अकर्मण्य है, दायित्वहीन है। अगर दायित्व का परिचय देता माधव तो शायद बुधिया बच जाती, पर ऐसा नहीं हो पाता। इसके साथ साथ जो तत्कालीन सामाजिक दुर्दशा है उसका चित्रण भी इन पंक्तियों में या इस कहानी में किया गया है। यहाँ पर अगर इस कहानी में देखें तो शराब घर के वातावरण का चित्रण भी किया गया है, जो कि जीवंत है। यहाँ हवा में नशा, चल्लू में मस्त हो जाते जैसे मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है, जो कहानी को और ज़्यादा सार्थक बनाता है या यथार्थ बनाता है। उर्दू शब्दावली में लिखी गई ये कहानी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के ऐसी बुराई का या ऐसी दुर्दशा का चित्रण किया है जिससे हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार शोषकों के प्रति जो आक्रोश और शोषितों के प्रति जो सहानुभूति है वो उस समय समाज में व्याप्त है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेमचंद के माध्यम से या प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति अपनी भूख को महत्व देता है या उसकी भूख के सामने जो रिश्ते हैं, जो मान मर्यादा है, जो दया का भाव या मानवीयता का भाव है वो भी समाप्त हो जाता है। पीछे बचती है तो केवल पशुता बचती है, जिसमें अगर हम देखें तो माधव की पत्नी बुधिया के प्रति जो माधव का व्यवहार था वो पशुता का ही तो परिचय है। केवल आलू के मोह में वहाँ अपने पिता के पास बैठे रहना, बुधिया के पास ना जाना और बुधिया की मृत्यु हो जाना, कितना मार्मिक चित्रण किया है इस कहानी में। तो इस तरह से ये कहानी तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण कही जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन, और इस कहानी में जो मार्मिकता दिखाई देती है वो सच में अगर कहें तो समाज को कहीं ना कहीं झकझोरती हुई नज़र आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।